सो हम बात करने वाले हैं पाइथन की कि पाइथन को अगर स्टार्ट करना है पढ़ना तो पढ़ने के लिए क्या क्या करना पहले ज़रूरी है। इसको हम एक डेमो की तरह भी ले सकते हैं कि पाइथन का पूरा डेमो कि पाइथन को कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ पर इसका अंत है, इसके बाद में हम फ्यूचर में इससे रिलेटेड कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथन के बेसिक से, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम चले जाएं, चाहे वो सी हो मदर लैंग्वेज या सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट, कोई भी लैंग्वेज हो या पीएचपी हो, हर एक लैंग्वेज के अंदर हमेशा हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है एडवांस कॉन्सेप्ट। हम एक एक करके इन दोनों की बात करेंगे। और इसके अलावा तीसरी चीज़ हमको मिलता है डेटाबेस, क्योंकि बिना डेटाबेस के तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि बेसिक के अंदर पाइथन में सबसे पहले, यानी कि जब स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद में बेसिक पूरा हो जाए तो एडवांस में क्या, और फिर इसके बाद में डेटाबेस। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है, एक ओवरव्यू जिसको कि आप स्टार्ट कर सकते हो करना, और करने के साथ में पूरे पाइथन को आराम से सीख सकते हो। जो लोग पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किए हुए हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई भी किए हुए हो, चाहे सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट कुछ भी, अगर थोड़ा बहुत भी किया है तो वो बहुत सफिशियंट है। क्योंकि जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग अगर सबसे पहले याद करें, जब उनको सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली हो, ज़्यादातर सी मिलती है पढ़ने के लिए, तो अचानक से एक ऐसी लैंग्वेज जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग टैग्स, पैरामीटर्स, एकदम दिमाग फ्यूज हो जाता है। तो उसको समझते समझते 2 4 6 महीने निकल जाते हैं और मालूम पड़ता है सेमेस्टर चला गया, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे बीसीए कर रहे हो या पॉलिटेक्निक हो। और जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं वो वही सेम फील करेंगे जो कि बीसीए या बीटेक वाले स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले पाइथन में बेसिक में क्या करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्यों ज़रूरी है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ सबसे पहले हमें मिलता है वेरिएबल। इसका रीज़न ये है कि ये वेरिएबल ही वो है जो कि डेटा को होल्ड करता है। तो डेटा को होल्ड करने का पूरा कैपेसिटी पावर जो है वो वेरिएबल के पास होता है। जैसे हम नॉर्मल मैथ में लिखते हैं, कोई भी चीज़ इक्वेशन लिखनी हो कुछ भी, कि a=5 b=10, वैसा ही काम हम यहाँ पर करते हैं वेरिएबल के साथ। और वेरिएबल कैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हम, क्योंकि केवल बात कर रहे हैं डेमो की, तो पाइथन में भी हमको जैसे लेना है a=10, सेम टू सेम ऐसे ही हम a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर 10 स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वेरिएबल। जब आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या है, तब दूसरा नंबर आता है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही हमने बात की डेटा की, तो डेटा बहुत तरीके के होते हैं। बहुत तरीके के होते हैं मतलब कि टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप के अंदर ही है। अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये टाइप ऑफ डेटा जो है वो दो है। एक तो टेक्स्ट डेटा हो गया और दूसरा हो गया मल्टीमीडिया डेटा। यही दो डेटा हमको मिलता है। अब टेक्स्ट डेटा के अंदर भी अगर हम बात करें तो हमको दो तरीके का डेटा मिलता है, या तो कोई डिजिट होगा या फिर कोई अल्फ़ाबेट होगा। इन्हीं दोनों को मिला के हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो डेटा टाइप इसीलिए जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो कौन कौन से डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, या पाइथन लैंग्वेज हमको कितने अलग अलग तरीके के डेटा टाइप देता है जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर इसको स्टोर करने के लिए हमें बहुत अलग अलग तरीके के डेटा टाइप मिलते हैं। हम उनको अगर स्टार्ट करें, टाइप ऑफ डेटा दो टाइप के हो गए, और ऑल डेटा टाइप्स की भी हम बात कर लेते हैं यहीं पे। सबसे पहला तो है हमारा स्ट्रिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में str। दूसरा नंबर आता है हमारा इंटीजर का। इंटीजर जो है इसको हम कहते हैं int शॉर्ट फॉर्म में। अब ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये हर एक तरीके के अल्फ़ाबेट को स्टोर करके रख सकता है।
अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स भी दो तरीके के होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। तो ये दोनों ही तरीके के अल्फ़ाबेट्स को स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो टेक्स्ट को स्टोर करने की कैपेसिटी स्ट्रिंग डेटा टाइप के पास है। वैसे ही दूसरी चीज़ है इंटीजर। इंटीजर को हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं डेसिमल नंबर भी। डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। तो इन्हीं नंबर से बन के बाकी सारी गिनती बनती है। तो दूसरा डेटा टाइप हमको सीखना होता है इंटीजर। इंटीजर का ही भाई है फ्लोट, इसको हम फ्लोट ही कहते हैं, और इसको हम कह सकते हैं डेसिमल पॉइंट नंबर्स, या दशमलव वाली बिंदी वाली जो हम बात करते हैं वो। मतलब कि ये 0 से लेकर 9 तक तो ये भी होता है, लेकिन इसको एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे 1.1 ये एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट नंबर है, इसको हम फ्लोट नंबर कहते हैं। इसी तरीके से पाइथन के अंदर हमको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स से ही डिनोट करते हैं। और ये जो है, जैसे हम मैथ के अंदर कहते हैं ना बार बार कि मान लो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें एक इमेजनरी नंबर मिलता है j। इस j का यूज हम किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं। 12j लिख दिया, बस स्मॉल j ही यूज होगा कॉम्प्लेक्स के लिए। इसी तरीके से हमको डेटा टाइप जो मिलते हैं और भी कई सारे मिलते हैं, हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल कि क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ etc और उसके साथ में बहुत सारे डॉट डॉट डॉट। जब हम ये समझ जाते हैं कि ठीक है कितने तरीके के डेटा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद में नंबर आता है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को ऑपरेट करना, और हम इस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर्स ही हमें ये कैपेसिटी देते हैं कि हम अलग अलग लॉजिक्स क्रिएट कर पाएँ। बिना ऑपरेटर्स के कोई लॉजिक हम क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। यही ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर हमें अलग अलग ऑपरेटर्स टाइप मिलते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, या लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। कई सारे हमको मिलते हैं। इनको 3rd नंबर पे हम पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि आगे चल के हम कैसे कंडीशन लिखेंगे, कैसे हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे कंडीशंस को। लेकिन ये सब कुछ हम यूज कर रहे हैं कंडीशंस के लिए और लूप्स के लिए। जब हम समझ गए कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, फिर हमने ये भी समझ लिया कि डेटा टाइप क्या है, फिर ऑपरेटर्स को समझ लिया, फिर बारी आती है कंडीशन की। कंडीशन नाम से ही पता चल रहा होगा, वही सेम टू सेम इफ और एल्स जो हम यूज करते हुए आए हैं। ये इफ एल्स जो है ये नेस्टेड इफ एल्स भी होते हैं, इफ एल्स होते हैं। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इफ और एल्स इफ और इफ एल्स यूज करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हम एल इफ यूज करते हैं। कंडीशन जब सीख गए तो कंडीशन से ये समझ में आ गया कि ठीक है हम लॉजिक कैसे जनरेट करेंगे। कंडीशन को हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हम रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देते रहते हैं, या हम हमेशा कंडीशंस लगाते ही रहते हैं। जैसे कि आपको अभी ये वीडियो देख रहे हो, और ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद में आपने कहा कि ठीक है मैं इसको बाद में देखता हूँ। आपने कंडीशन लगा दिया कि ठीक है मैं इसको बाद में देखता हूँ। या आपको ये नोटिफिकेशन में शायद मिल सकता है वीडियो, तो आप इसको देखते समय ये सोच लो कि ठीक है मैं इसको शाम में 5 बजे देखूंगा जब फ्री हूँगा। तुरंत आपने कंडीशन लगाई 5 बजे की। या हम अपने दोस्त से किसी से मिलना चाहते हैं तो भी हम कंडीशन लगा जाएंगे, ठीक है यार आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तुमसे संडे को मिलता हूँ 1 बजे दोपहर में। जो कंडीशंस हम रियल लाइफ में लगा रहे हैं वैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे लगाते हैं कि मान लो आप गए फेसबुक पे अकाउंट बनाने, और फेसबुक पे अकाउंट बनाते समय आपने यूज़र ईमेल आईडी दिया और पासवर्ड दिया और आपने एंटर किया, और आपको क्या मिल गया एरर कि दिस ईमेल आईडी और पासवर्ड इज़ नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी तक अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया और आप लॉगिन करने चले गए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी, क्या कहते हैं, फेसबुक जो है वो चेक करने गया कि यूज़र के द्वारा दिया गया ईमेल आईडी और पासवर्ड इज़ इक्वल टू फेसबुक के डेटाबेस में पड़ा हुआ ईमेल आईडी या पासवर्ड। मतलब कि आप जो कुछ दे रहे हैं वो फेसबुक तुरंत अपने डेटाबेस में चेक कर रहा है। अगर उस टाइप का कुछ भी ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको एक एरर मिलेगा। तो वहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगाई कि इक्वल टू किया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डेटा अगर मिल रहा हो, इक्वल हो, तब हम आगे बढ़ें। ऐसे ही कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। जब हम कंडीशन सीख जाते हैं तो फिर बात आती है लूप की। लूप के अंदर हमें पाइथन में 2 ही लूप मिलते हैं, एक तो फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप।
सवाल ये उठता है कि ठीक है, आप लोगों ने डू वाइल लूप पढ़ा हुआ है, लेकिन डू वाइल लूप यहाँ पे क्यों नहीं मिलता है? तो जिन लोगों को पहले से पता है, जो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, तो डू वाइल का केस क्या है कि ठीक है, हमने कोई कंडीशन दी है और वो गलत है, लेकिन हमको एक बार लूप रन करना ही करना है। इसी केस के लिए हम डू वाइल यूज करते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमको ये ऑप्शंस मिलता है। पाइथन क्या कहता है कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, आप ये केवल और केवल डू वाइल लूप को क्यों दो? हो सकता है कि मैंने फॉर लूप बनाया या वाइल लूप बनाया और उन दोनों लूप्स के अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करना भूल गया और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि लूप वो रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, तब भी तो प्रॉब्लम आ गई। ऐसे केसेस के लिए पाइथन कहता है कि मैं फॉर और वाइल दोनों ही लूप को यही फैसिलिटी देता हूं कि लूप दोनों चले या ना चले, लेकिन मुझे एक कंडीशन जरूर मिल जाए। तो उसी के लिए यहाँ पर हमें फॉर लूप और वाइल लूप में भी एल्स यूज करने की फैसिलिटी मिल जाती है, और इसी वजह से पाइथन के अंदर डू वाइल लूप की कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं जाती है। जब आप ये सब कुछ पढ़ लिए, फिर फाइनली बात आती है फंक्शन को पढ़ने की। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो प्री डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन डॉट प्री डिफाइन फंक्शन। और दूसरा होता है जिसको हम खुद बनाते हैं और उसी को हम कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। अब ये प्री डिफाइन फंक्शन मतलब कि जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं और जो बनाए नहीं हैं हम, उनको सभी को हम प्री डिफाइन फंक्शन कहते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइन, जिनको हम बनाते हैं। और इसके अंदर भी हम क्या सीखते हैं कि फंक्शन के अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, एक तो रिटर्न का और एक मिलता है आर्ग्यूमेंट का। तो एक चीज होती है आर्ग्यूमेंट और एक होता है रिटर्न। इन्हीं दोनों चीजों को लेकर हम चार अलग अलग पैरामीटर बनाते हैं। क्या करते हैं? विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। दूसरा कंडीशन बनता है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब कि एक बार हमने आर्ग्यूमेंट भी दिया और रिटर्न में कुछ लिया भी। दूसरा केस बन गया कि ठीक है, हमने कुछ ना आर्ग्यूमेंट दिया और ना ही हमने कुछ रिटर्न में लिया। तीसरा केस ऐसे ही बन जाता है कि विथ आर्ग्यूमेंट को हम आर्ग्यू लिख रहे हैं, और विदाउट रिटर्न मतलब कि हमने आर्ग्यूमेंट तो दिया लेकिन हमने रिटर्न में फंक्शन से कुछ भी नहीं लिया। वैसे ही चौथा केस बन गया कि ठीक है, विदाउट आर्ग और विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं दिया फंक्शन को, लेकिन हमने फंक्शन से रिटर्न जरूर लिया। ये चीजें हम पढ़ते हैं फंक्शन में। अब फंक्शन का एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये फंक्शन असल में है क्या। फंक्शन मतलब हम कैलकुलेटर को अगर याद करें तो कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। जैसे हमने फंक्शन बना लिया कि हमको एडिशन करना है, हमने फंक्शन बना लिया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग फंक्शंस बना लिए। ये सारे फंक्शन हमने बनाए तो सही, लेकिन इन सारे फंक्शंस को बनाने के बाद में भी ये सारे फंक्शन अलग अलग पड़े हुए हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि रीयूजेबिलिटी की। एज्यूम करो कि आप अच्छे डेवलपर बन गए और आपने बहुत सारे फंक्शन बना लिए, आप एक समय तक काम कर रहे हो, आपको सभी याद है, लेकिन आप कुछ दिन बाद वापस आते हो, आपको नहीं पता कि आपने इस नाम का फंक्शन बनाया था कि नहीं बनाया था। तो आप क्या करोगे? दोबारा से एक नया फंक्शन उसी के नाम से बनाओगे, और उस समय क्या होगा? कोड डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि एक जैसा ही काम आपने जो किया था, दोबारा से वैसा ही काम आपने फिर से कर लिया। इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें मिलता है एडवांस कॉन्सेप्ट। अब फाइनली हम आ चुके हैं एडवांस कॉन्सेप्ट में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज अब हम चलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट में। क्योंकि आप मेरे सामने हो नहीं, तो मैं इज्यूम करके चल रहा हूँ कि ठीक है आप सब कुछ समझ रहे हो, बट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई। फाइनली अगर ध्यान दो तो जो हमारा सी है वो सी हमको यही सारे कॉन्सेप्ट्स देता है, सेम टू सेम यही सारे। जब हम एडवांस की बात करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं ऊप्स की, तो ये ऊप्स कॉन्सेप्ट हमको दिया C++ ने। और ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हम कैसे क्लास बनाएं, ये क्लास हमने क्यों बनाई, इन्हीं फंक्शंस के लिए।
जो फंक्शंस अभी अकेले और इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, इन्हीं सब फंक्शंस को हम उठा के क्लास का हिस्सा बना सकते हैं। मतलब कि या तो अभी हमने एग्जांपल लिया कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए अलग अलग फंक्शन बना दिए और सब इधर उधर भटक रहे हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने एक क्लास बनाई, उसको नाम दे दिया कैलकुलेटर, और उसी के अंदर हमने ला के रख दिया सारे के सारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम जब कभी भी कोड लिख रहे हैं और हमको उसी तरीके की कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो हम इस क्लास को कॉल कर लेंगे और इसको हम रीयूज़ कर लेंगे। मतलब कि C++ या ऊप्स के कॉन्सेप्ट ने कहा कि आप इतनी मेहनत से कोई कोड लिख रहे हो तो आप उसको लिखने में इतना समय दे रहे हो तो दोबारा से उसी कोड को क्यों लिखो, आपको जब ज़रूरत पड़ रही है आप उसको रीयूज करो। दैट मीन्स कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट ने हमें रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और वो किसकी मदद से दिया, इसी ऊप्स की मदद से। यहीं पे एक और चीज़ आती है निकल के, मैं इसके बारे में नीचे लिखता हूँ कि फ्रेमवर्क्स, अगर जिन लोगों ने नाम सुना हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जिन्होंने नहीं सुना है वो थोड़ा सा इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यहाँ पे बता ही रहा हूँ, अलग से कर सकते हैं। 90s के समय तक, जब से 2000 के बाद से कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं हुई, अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो उसके बाद में हमको क्या मिला, इसके बाद में हमें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिले। फ्रेमवर्क का मतलब चाहे आप BCA करो चाहे BTech करो, आपको एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है .NET। लोग हर कोई जानते हैं कि ठीक है .NET एक लैंग्वेज है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन असल में .NET एक लैंग्वेज नहीं है, .NEट एक फ्रेमवर्क है। .NEट जो है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि C# लैंग्वेज का यूज करता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअल में .NEट का यूज करता है, इसका फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट का, इसी के ऊपर ये ज़्यादातर काम कर रहा है। तो फ्रेमवर्क एक्चुअल में इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने .NEट को ऐसा पॉपुलर किया कि लोग .NET को ज़्यादातर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, बट ये C# लैंग्वेज का यूज करता है, लेकिन .NEट एक फ्रेमवर्क है। अब अगर बात करें कि फ्रेमवर्क होता क्या है, तो फ्रेमवर्क असल में इन्हीं ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाया गया है। मतलब कि हम अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अभी हम इसके बाद में वेब डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, तो हम यहीं पर इसके बारे में भी लिख ही लेते हैं। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वेब डेवलपमेंट के अंदर असल में हम क्या क्या करते हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर आप डिज़ाइनिंग करते हो, वेब डिज़ाइनिंग, इसके बाद में डेवलपमेंट या इसको हम कह लें प्रोग्रामिंग, और तीसरी चीज़ होता है हमारा डेटाबेस। तो एक फ्रेमवर्क, अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो एक फ्रेमवर्क जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हमको बना के दे देता है। जैसे कि .NEट है, .NEट अलग से ही हमने ले लिया, या हम इसको ऐसा करते हैं कि C# को हम यहाँ लिखते हैं और C# की जो फ्रेमवर्क है उसका नाम हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें PHP लैंग्वेज की, तो PHP के भी बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हमको मिलते हैं, जैसे कि एक है कोऑर्डिनेटर, इसी तरह एक बहुत ही फेमस है लारावेल। ये दो बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं PHP के। ऐसे ही हम अभी बात कर रहे हैं पाइथन की, तो हम पाइथन को कैसे छोड़ सकते हैं। तो पाइथन के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क हमको मिलता है डिज़ाइंगो, या इसको हम ज़ैंगो कहते हैं। इसके अलावा फ्लास्क मिलता है, इसके अलावा हमको ओडो मिलता है। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेमवर्क्स की, तो फ्रेमवर्क के अंदर जैसे वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट्स क्या क्या चाहिए होती है। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज ऑफ फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे नाम जो मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा वो हो सकता है पहले से आप लोग जानते हो। अगर हम वेब डेवलपमेंट में होते हैं तो ईमेल भेजना होता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस या न्यूज़लेटर या कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरिया मिलेगा कि वहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी दो और आपको एक ईमेल मिल जाएगा कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे न्यूज़लेटर को या हमारी प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आगे बढ़ने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। उसी तरीके से दूसरी चीज़ होता है SMS गेटवे।
कि आप किसी साइट पे गए कुछ लिखे तो आपको एसएमएस भी मिल जाता है उससे रिलेटेड, या आप जैसे क्या कहते हैं आईआरसीटीसी की साइट पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी साइट पे आप चले जाओ, वहाँ पे आपको मिलता है कॉन्सेप्ट सेशन का। सेशन क्या है, आप नोटिस करते होंगे कि फ्लिपकार्ट पे आपने कोई सामान देखा और उसके बाद में आपने बैक बटन दबा दिया, वापस आ गए और फिर आपने फॉरवर्ड बटन दबाया, फिर आप उसी जगह पे पहुंच गए। तो ये एक सेशन है जिसकी वजह से आप आगे पीछे जा रहे हो और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप आईआरसीटीसी की साइट पे करो तो तुरंत लॉग आउट हो जाओगे और आपको लॉग इन करना पड़ेगा, या आप किसी भी बैंकिंग साइट पे जाओ तो वहाँ पर भी यही होगा। तो वो लोग सेशन का यूज करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, कुकीज़। इनको हम नंबर दे देते हैं 1। ये तो मैं केवल कुछ की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमको हमेशा यूज आते रहते हैं। कुकीज़ ये क्या करता है, हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो है या हम किसी वेबसाइट को ओपन किए वो बहुत हैवी है, तो पहली बार ओपन होने में उसने मान लो कि 2 4 10 सेकंड लिए, लेकिन उसने उसके बाद में उस वेबसाइट की जितनी भी फाइलें थी उनको हमारे ब्राउज़र पे उसने स्टोर करके रख दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ, जब हम दोबारा गए तो वो साइट जहाँ पर 10 सेकंड 20 सेकंड लेना था वो बहुत जल्दी ओपन हो गया और हमको बहुत जल्दी मिल गया, और उसने दोबारा ओपन होने में डेटा भी हमारा कम खाया। इसी तरीके से हम यूआरएल्स की बात करें, आप देखते होंगे आजकल साइट में जो है बहुत सारी साइटों में उस यूआरएल के बाद में डॉट क्या कहते हैं पीएचपी या डॉट एचटीएमएल या डॉट जावा ऐसा कुछ भी लिखकर नहीं आता है, स्लैश किया रहता है बस, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। तो वो सब क्या है, यूआरएल ब्यूटिफिकेशन का काम है। ये सारा काम कौन करता है, यही यूआरएल। तो ये सारी की सारी एक्चुअल में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें फ्रेमवर्क्स के अंदर मिलती है। ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हम कैसे भूल सकते हैं, डेटाबेस की। जिस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर हमें लाइब्रेरी मिल जाती है। हम केवल 4 पैरामीटर देते हैं और हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के। तो ये लाइब्रेरीज असल में क्या होती है, अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी असल में बहुत सारे या कुछ क्लासेस का कलेक्शन होता है। इसके अंदर क्लासेस होती हैं कई सारी, यही हमारे काम को आसान कर देती हैं। और ये सारा का सारा किसका यूज कर रहा है, क्लास का यूज कर रहा है। और क्लास किसका कॉन्सेप्ट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम कुछ ज़्यादा ही भटक गए थे, वापस आ जाते हैं हम हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट पे कि ये क्लास और ऊप्स कॉन्सेप्ट ने हमें कैसे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया और फिर किस तरीके से मार्केट के अंदर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आने चालू हो गए। इसी क्लास के बाद में हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखते हैं। इसके बाद में फिर हम इनहेरिटेंस देखते हैं कि हम कैसे इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और दूसरा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब बात की जाए कि ये इनहेरिटेंस क्या है, नाम से पता चल रहा होगा कुछ इनहेरिट करना। इनहेरिट क्या करता है, हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत सारी अलग अलग चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। अगर हम बीटेक या बीसीए पढ़े हैं तो हमको वहाँ पे टीवी का एग्जांपल दिया जाता है कि ठीक है आप टीवी का रिमोट है, और या कार का एग्जांपल दिया जाता है कि ठीक है ये हमारी कार है, इसमें ब्रेक है और स्टीयरिंग है, एक्सीलेटर है। ठीक है, ये जो फंक्शनलिटी है ये तो सभी कार में रहेगी, चाहे हम सुपर कार बनाएं, एडवांस कार बनाएं, हाईटेक कार बनाएं, हाइब्रिड कार बनाएं। मतलब कि हमने इन बेसिक रिक्वायरमेंट वाली एक पेरेंट क्लास बना ली, और जितने भी हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं कि हमने कोई चाइल्ड क्लास बनाई सुपर कार की, या हमने बनाया हाइब्रिड कार का, या हमने माइक्रो कार का बनाया, तो उनके अंदर भी वही एक्सीलेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग वाले कॉन्सेप्ट होंगे। उन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस। अब बात आती है कि ये मल्टी लेवल और मल्टीपल क्या है। मल्टी लेवल का मतलब कि चेन जैसा कि ABCD करके, कि एक पेरेंट क्लास का यूज हम बहुत सारी चाइल्ड क्लास में करें, उसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल। दूसरा है मल्टीपल, मतलब कि हम एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास का यूज एक चाइल्ड क्लास के अंदर करें, उसको हम कहते हैं मल्टीपल। इसको सीखने के बाद में फिर हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ठीक है, और ऊप्स के हमको पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, या हमें इसमें इनकैप्सुलेशन भी मिलता है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मिलता है हमको,
प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने के लिए, या हमको फिर इसके बाद में कंस्ट्रक्टर मिलता है, कंस्ट्रक्टर का भाई हमको मिलता है डिस्ट्रक्टर। इन सभी को समझने और पढ़ने के बाद में हम इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब हम पाइथन में अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट कह पाएँ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना ज़रूरी है। अभी हम आगे ये भी बात करेंगे कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से फील्ड है जिसमें हम जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बना रहता है कि ठीक, हम पाइथन को अगर कर लेते हैं तो हमारा करियर सेट है। लेकिन केवल पाइथन करने भर से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी हम उसको बात करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर जिनकी हम पहले बात कर लें। इसके बाद में आता है फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग मतलब कि फाइल को हैंडल करना। दो चीज़ें होती हैं, फाइल और फोल्डर में कंफ्यूज मत होना। फोल्डर मतलब कि जो हम बनाते हैं फोल्डर्स अलग अलग जिनके अंदर हम बहुत सारा मटेरियल रखते हैं, और फाइल सिंगल फाइल, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, .py फाइल हम पाइथन के लिए बनाते हैं, .php फाइल बनाते हैं, तो वो फाइल्स हैं। तो एक फाइल की अगर बात करें तो हम अपने लैपटॉप या सिस्टम को याद करें तो हम अपने सिस्टम के अंदर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, और हम बात कर रहे हैं फाइल की। एक फाइल को हम क्रिएट करेंगे, या हम उस फाइल को बना लिए हैं तो हम उसको रीड करेंगे, या हमने कोई गलती कर दी है तो हम उसको अपडेट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, या फाइल ही हमने गड़बड़ बना दी तो हम क्या करेंगे, फाइल को ही डिलीट कर देंगे। ये पूरा काम हम कर रहे हैं फाइल के साथ। तो यही सारा काम हम पाइथन में करते हैं, क्योंकि फाइल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के हम ये देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे पाइथन के थ्रू हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम फाइल बना के उसके अंदर डिटेल स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने यूज़र से इंफॉर्मेशन ली कि नाम, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और हम चाहते हैं कि यूज़र का नाम है मान लो हे सुशील। हे सुशील नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई और उस फाइल के अंदर हमने स्टोर कर दिया सारा डेटा। और एक चीज़, हम फाइल मैन्युअली नहीं बना रहे हैं, जो भी यूज़र ने नाम दिया है उसी के नाम से हम ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। ये सारा काम हम कर सकते हैं इसी फाइल हैंडलिंग के थ्रू। इसके अलावा हम फोल्डर भी नया क्रिएट कर सकते हैं। हम फोल्डर क्रिएट करने की बात करें या फिर हम फोल्डर को अपडेट करने की बात करें, मतलब कि हम फोल्डर के साथ क्या कर सकते हैं, एक नया फोल्डर हमने क्रिएट किया, उस फोल्डर का नाम हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, या फिर हम फोल्डर को ही पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ हम सीखते हैं एडवांस में। इसके बाद में फिर नंबर आता है मॉड्यूल्स का, या फिर हम इनको कह सकते हैं लाइब्रेरीज। पाइथन के अंदर यही लाइब्रेरीज सब कुछ है। एक तरीके से कहा जाए तो पाइथन की आत्मा है ये। बिना लाइब्रेरीज के जो आज एक पाइथन का बूम आया है मार्केट में, वो आ पाना मुश्किल था। क्योंकि आप गौर करो 2015-16 तक पाइथन का कोई नाम तक नहीं लेता था। ये एग्जिस्ट हो गई थी, 1992 में ये आ चुकी थी, 1995 में तो जावा आई है, 3 साल पुरानी है पाइथन, लेकिन इसके बावजूद भी जावा पॉपुलर थी, पाइथन नहीं थी। तो पाइथन में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि जो पाइथन है ये अचानक से लोगों की चहेती बन गई। तो एक्चुअल में इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस हुई। कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज का नाम अगर मैं लिखूं यहाँ पर दूसरी लाइन में, क्योंकि पहली लाइन में अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पर करेंगे। पॉपुलर लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें, लिव शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं हम, या लाइब्रेरी लिख ही देते हैं, पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज लिखते हैं। तो पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर हमको मिलती है सबसे पहले पांडा। पांडा का यूज किया जाता है डेटा साइंस में, या हम इसका यूज करते हैं किसी भी CSV फाइल को या टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए। इसी तरीके से एक लाइब्रेरी हमको बहुत ही पॉपुलर मिलती है मैटप्लॉटलिब की, जिसके थ्रू हम किसी भी तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा का। कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ग्राफ आपके दिमाग में आ रहा हो, वो आपने क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी ग्राफ देखें वो सब कुछ हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? मैटप्लॉटलिब की मदद से। या फिर एक और पॉपुलर लाइब्रेरी है SciPy। इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट मिलते हैं हमको,
हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को ले लें, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉइजन, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मेथड मिल जाता है SciPy के अंदर। या फिर हम बात करें एक और पॉपुलर लाइब्रेरी की, OpenCV। इस लाइब्रेरी का यूज किया जाता है जब हम बात करें इमेज रीडिंग की। इमेज से रिलेटेड कोई भी मैनिपुलेशन करना हो, फिल्टर करना हो, उसके अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन करने हो, कुछ भी हम कर सकते हैं इसी की मदद से। तो यही सारी लाइब्रेरियां जो हैं जब आई तो पाइथन जो है अचानक से पॉपुलर हो गया। और एक और यहीं पे एग्जांपल लिया जा सकता है कि आप अगर गौर करो, 4 साल पहले गूगल जो है किसी भी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता था, बट आज आप देखो गूगल जो है फ़ोटोज़ का एडवर्टीजमेंट करता है। ओके गूगल बोलो और आप मोबाइल को ऑन करके कुछ भी पूछ लो। बीच में इन्होंने हे गूगल भी लेकर आया था कि हे गूगल करो और कुछ भी पूछ लो। ये सब कुछ क्या है? डेटा का कलेक्शन है। गूगल को डेटा चाहिए था। आज सभी के मोबाइल में लगभग गूगल फ़ोटोज़ मिलता है। जो लोग 4-5 साल पहले से इसका यूज कर रहे हैं, जैसे मैं इसका यूज कर रहा हूँ बहुत पहले से, जब से आया है तभी से, क्योंकि ये अनलिमिटेड स्टोरेज की कैपेसिटी का फैसिलिटी देता है। इसके अलावा आज अगर आप गूगल फ़ोटोज़ को खोलो, आपने 1000, 2000, 4000, 50,000 फ़ोटोज़ उसके अंदर रखी है, आप सिंपली लिखो, ऊपर फिल्टर करो कैट से रिलेटेड जितनी फ़ोटो होंगी आपको मिल जाएगी। आप लोकेशन कुछ भी ना डाल दो कि दिल्ली, हरियाणा, US, अमेरिका, जहाँ भी आप गए उससे रिलेटेड अगर फ़ोटो पड़ी है तो आपको मिल जाएगी। आप पेपर लिख दो, जहाँ जहाँ जिस फ़ोटो में पेपर होगा आपको वो मिल जाएगा। आप अलग से अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ को उनके नाम से सेव कर सकते हो, तो उनके नाम से ही फिर उस इमेज से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटो होंगी आपको फ़िल्टर होकर मिल जाएंगी। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है? यही लाइब्रेरीज़, इन्हीं की मदद से ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, हम थोड़ा ज़्यादा दूर चले गए, हम वापस आते हैं और हम बात करते हैं कि मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या देखेंगे। पाइथन के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड हमको मैथ का मॉड्यूल मिलता है। मैथ के अंदर नाम से ही पता चल गया कि मैथ के काम जितने भी क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हमको मेथड्स मिलते हैं, वो सारे के सारे हमें इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस एक्स, साइन एक्स, ये सारे के सारे हमें मेथड मिल जाते हैं। क्या कहते हैं लॉग के हमें सारे मेथड्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हम रिग्रेशन जो निकालना चाहें वो जो भी पॉसिबल मेथड्स हैं हमें मिलते हैं। करीबन इसके अंदर हमें 15-20 से भी ज़्यादा अलग अलग मेथड्स मिलते हैं। इसके अलावा फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, लाइब्रेरी है डेट और टाइम की। वैसे तो PHP या दूसरी लैंग्वेज में इसके लिए हमें मेथड्स मिल जाते हैं, लेकिन पाइथन में हमें इसके लिए स्पेशल से एक लाइब्रेरी मिलती है जिसके थ्रू हम अलग अलग डेट को फिल्टर कर सकते हैं। डेट, ईयर, मंथ, जिनको भी हम मैनिपुलेट करके जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में एक हमको लाइब्रेरी मिलती है रेजेक्स की। रेजेक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी हम बात करते हैं फ़िल्टर की या किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज़ कट करने की। जैसे कि बहुत सारे लोग एक्सेल का यूज करते हैं कि उनके पास बहुत सारा ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी में कुछ ईमेल आईडी के पहले स्पेस है, बाद में स्पेस है, कुछ में बीच में स्पेस है, किसी में फालतू में डॉट लगा हुआ है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम एक्सेल के अंदर एक साथ सारे सेल्स को सिलेक्ट करके फिल्टर करके ठीक करते हैं। इसी तरीके के काम रेजेक्स करता है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँ, जैसा कि मैं अभी VS कोड एडिटर का यूज कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल F करूँ, कंट्रोल F करने के साथ में यहाँ पर एक मॉड्यूल खुला है, ठीक है, और ये दे रहा है फाइंड। मैं अगर इसको नीचे ऐसे प्रेस करूँ तो यहाँ पर अगर नोटिस करो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर रिप्लेस ऑल का ऑप्शन आ रहा है, और ये जो है यही है रेजेक्स। मतलब कि मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करना चाहूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने फाइल लिखा, अब मुझे यहाँ पे फाइल जहाँ जहाँ मिल रही है मुझे वो ऑप्शन मिल जाएगा, और मैं इसको फाइल की जगह फाइल्स करना चाहूँ यहाँ से तो मैं फाइल्स करूँगा और एक बार में रिप्लेस ऑल करूँगा। जहाँ जहाँ फाइल थी वहाँ वहाँ फाइल्स हो जाएगा। दिख रहा है, हर जगह फाइल्स हो गया। जहाँ पर स्मॉल लेटर था, कैपिटल लेटर था, डजेंट मैटर, सबको इसने एक बार में रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही काम हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेजेक्स के थ्रू करते हैं। तो ये एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की। इसके अलावा जेसन, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, अदरवाइज जेसन जो है
आजकल एंड्रॉयड आईओएस का ज़माना है, मोबाइल से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो मोबाइल पे ही ज़्यादातर यूज़र रहते हैं। तो आप जितने भी एप्लीकेशन देखते हैं एक्चुअल में उनके लिए एक बैकएंड बनाया जाता है जो कि सिस्टम डिपेंडेंट होता है, मतलब कि आप उसको लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे ओपन करके हैंडल करते हैं। और डेटाबेस जो होता है, जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सभी को एक्चुअल में डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो उसी के लिए हम जेसन के थ्रू अलग अलग एपीआई बनाते हैं। जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को ले लो, उसके अंदर लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइल है, यूजर की अलग अलग एक्टिविटीज़ है, उनके लिए हम अलग अलग एपीआई बना के देते हैं। तो वो उसके थ्रू लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, या अपनी प्रोफाइल देखते हैं, मैसेज करते हैं, चैट करते हैं। ये सारा काम एपीआई के थ्रू होता है। सवाल ये है कि जेसन क्या करेगा, तो वो जो एपीआई का फॉर्मेट होता है वो असल में हम जेसन के फॉर्मेट में पास करते हैं। इसके अलावा भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आजकल डेटाबेस जो है, अभी हम बात करेंगे आगे चल के डेटाबेस की। आजकल आप गूगल को देखते हो कि गूगल जो है, आप उस पर कुछ भी लिखते हो, विद इन ए नैनो सेकेंड वो 2, 4, 10 करोड़ डेटा लेकर आ जाता है। वहाँ पर भी एक्चुअल में जेसन का यूज होता है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसको जब आप देखोगे, करना चालू करोगे पाइथन को, तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इसके अलावा जब आप मॉड्यूल लाइब्रेरी समझ लेते हो, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, फिर बात आती है डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर भी हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर सबसे पहली चीज़ तो है कि हमारे पास एक डेटाबेस हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या आती है, क्रिएट टेबल। जब हम टेबल के अंदर आते हैं तब बात आती है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि डेटाबेस का एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने किसी भी नॉर्मल एग्जांपल के साथ में। मान लो बही खाता है, घर का एग्जांपल ही सबसे अच्छा है जो मैं देता रहता हूं बार बार, कि आप क्या कहते हैं, फ्रेंड्स हो, रूम लेकर रह रहे हो, या फैमिली है, आप घर के खर्चे को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप घर में एक कॉपी बनाते हो, बजट कॉपी। उस कॉपी के अंदर आप क्या करते हो, वो कॉपी पे आप पहले नाम लिखते हो कि ठीक है, हाउस बजट कॉपी। वही क्या है असल में यहाँ पर, डेटाबेस। और उस कॉपी के अंदर आप एक पन्ने के ऊपर लिखते हो, जैसे अगस्त महीना चल रहा है तो आपने लिखा कि ठीक है, अगस्त मंथ का बजट, या अगस्त बस मंथ की डिटेल्स। वही क्या हो गया हमारा टेबल। इसके बाद में फिर ओके, हम भटक गए, वापस आते हैं यहाँ पे। टेबल, वही चीज़ जो आपने पन्ने के ऊपर लिखा वही हो गया टेबल। फिर जब आप मंथ लिख दिए हो कि ठीक है, अगस्त मंथ का खर्चा, उसके अंदर आप टेबल फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉलम्स में नाम लिखते हो कि ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, लाए गए सामान का नाम, प्राइस हो गया, डेट हो गया, कौन लेकर आया उसका नाम। आपने वहाँ पर क्या किया, अलग अलग कॉलम बनाए हुआ। ऐसा ही काम हम यहाँ पर डेटाबेस में टेबल के साथ करेंगे। और इसी के लिए हम फिर क्या करते हैं, क्रिएट टेबल के बाद में उसके अंदर हम कॉलम्स फिट कर देते हैं। और फिर क्या चालू होता है, डिटेल्स को ऐड करने की कहानी चालू होती है। तो जब हम ऐड करते हैं, दैट मीन्स कि उसके लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर। जब हम बहुत सारी डिटेल्स एंटर कर लिए, या हम अपनी कॉपी के अंदर बहुत सारे सामान ले लेकर आए और लिख दिए, तो फिर इसके बाद में बात आती है रीड की। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं सिलेक्ट। मतलब कि आपने खर्चे लिख दिया और मंथ का लास्ट चल रहा है, आपको सब टोटल करना है, तो आप टोटल करते हो। कैसे, उन सारे फील्ड्स को आप देखते हो, सारे खर्चे को कैलकुलेट करते हो और नीचे टोटल लिख देते हो। वही सारा काम हम यहाँ पर भी करते हैं। फिर इसके बाद में आपको ये देखना है कि ठीक है, किस किस बंदे ने घर में कितना कितना खर्चा किया। उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कंडीशन, वेयर का। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, कंडीशन लगा दिया वेयर के थ्रू। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम ज्वाइनिंग करते हैं। मान लो कि आपने अगस्त महीना लिया, उससे पहले आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत सारे महीनों का आपने खर्चा लिख रखा है। आप क्या चाहते हो, एक मेगा टोटल करना चाहते हो कि ठीक है, इन 8 महीनों में हमने टोटल कितना खर्चा किया। उसी के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं डेटाबेस के अंदर ज्वाइनिंग, कि जब हमारे डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हो तो उन सारे टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके कैसे उनकी डिटेल्स को हम गेट करें, जैसा कि हम नॉर्मल कर रहे हैं अपने होम बजट की कॉपी के साथ में, कि 8 महीनों के खर्चों के लिए हमें क्या करना पड़ा, हर एक
मंथ पे हम गए, उनका जितना टोटल था उनको हमने एक अलग पन्ने पे लिखा और फिर सबका हमने 8 महीनों का मेगा टोटल करके निकाल लिया। वैसा ही काम हम यहाँ पर भी करते हैं और उनके लिए यहाँ पर हमें अलग अलग ज्वाइनिंग का तरीका मिलता है, जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन, दूसरा हो गया राइट ज्वाइन, इसके बाद में तीसरा हो गया हमारा इनर ज्वाइन, चौथा हो गया हमारा फुल ज्वाइन। इनकी मदद से हम टेबल की ज्वाइनिंग करते हैं। ये सब कुछ जब आपका हो जाता है, इतना करने के बाद में फाइनली आप अपने आप को पाइथन के अंदर कॉन्फिडेंट पा सकते हो। इतना अगर आपने अच्छे से किया है, दैट मीन्स कि अब आप पाइथन में अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा चुके हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब कुछ आपने किया ये था क्या? तो ऊपर जितना कुछ आपने किया वो सब कुछ एक्चुअल में आपने कोर पाइथन किया। मतलब कि इतना कर लेने से आप पाइथन को तो सीख गए, लेकिन अब पाइथन को सीखने के बाद में इससे आगे करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, फ्रेमवर्क को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं कि पाइथन स्कोप, पाइथन स्कोप। और पाइथन स्कोप में हमको क्या क्या स्कोप मिलता है। सबसे पहले तो अभी हमने बात की वेब डेवलपमेंट की। आप पाइथन सीखने के बाद में वेब डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। दूसरा जो आता है वो है डेटा साइंस का, डेटा साइंस की फील्ड। या तीसरा फील्ड आपका आता है डेटा एनालिसिस की पोस्ट, एनालिसिस की पोस्ट। या फिर इसके बाद में आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट। या फिर इसके अलावा अब डेटा साइंस के अंदर ही बहुत कुछ आ जाता है। इसके अलावा आप इसका यूज करके इसको हम एक्चुअल में इमेज प्रोसेसिंग नहीं, उसको हम वेब डेवलपमेंट में ही रहने देते हैं। इतने काफ़ी हैं। इसके अलावा है तो काफ़ी सारे फील्ड। वेब डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है पाइथन को सीखने के बाद में, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क को सीखो। फ्रेमवर्क सीखने का मतलब है कि सबसे पॉपुलर जो चल रहा है वो है जेंगो। तो आप जेंगो को सीख सकते हो। जब आप जेंगो का बेसिक सीख गए हो तो फिर आप इंटरव्यू देना चालू करो। अभी लास्ट में मैं बात करूँगा कि हम इंटरव्यू के लिए भी क्या कर सकते हैं और कैसे हम इसको करने के बाद में आसानी से जॉब ले भी सकते हैं। जेंगो हो गया। इसके अलावा मैंने बात की थी कि इसके अंदर हमको ओडो भी मिलता है और इसके अलावा हमको फ्लास्क भी मिलता है। लेकिन जेंगो जो है ये बहुत ही पॉपुलर और अच्छा फ्रेमवर्क है। अगर सीखना है तो जेंगो वन ऑफ द बेस्ट। और एक फ्रेमवर्क अगर आप सीख गए तो उसके बाद में दूसरा फ्रेमवर्क सीखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि वेब डेवलपमेंट में जेंगो सीखना है, इसके लिए क्या करें कैसे करें, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दूसरे प्रोफाइल की अगर बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इस समय का प्रोफाइल है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको थोड़ा और मशक्कत करनी पड़ेगी। मतलब कि ये मान के चलो कि आपको पूरा बेसिक और एडवांस पाइथन सीखने में करीबन अगर आप मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहे हो तो 1 महीने में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कह सकते हो। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने और करने में टाइम चाहिए होता है। जब आप करने बैठोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ ये टाइम टेकिंग है। तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद में आप अगर बात करते हो वेब डेवलपमेंट की और उसमें जेंगो सीखना चाहते हो तो इसके लिए भी कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने इसमें देना पड़ेगा। मतलब कि टोटल आप अगर 3 महीने ईमानदारी से पूरी तरीके से लग के काम करते हो तो आप अपने आप को पाइथन और जेंगो में कॉन्फिडेंट पाओगे और आप आसानी से जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हो। जॉब कैसे मिलेगी उसके लिए हम क्या करें अभी बात करते हैं आगे। दूसरा जो है वो क्या है, डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर हमको कॉन्सेप्ट मिलता है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएल। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है डीएमएल या डीप मशीन लर्निंग। अब नाम ही बहुत तगड़े तगड़े हैं, मतलब कि इसको समय भी वैसे ही चाहिए होगा। तो हम
DML कह देते हैं इसको। इसके बाद में यहाँ पर हमें सीखना होता है न्यूरल नेटवर्किंग। इसके बाद में यहाँ पर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 4 नाम जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं ज़्यादातर लोगों को, और दिमाग में ये रहता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेक्निकल चीज़ होगी, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे। तो असल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपली अभी मैंने बात की थी आपसे पाइथन लाइब्रेरीज़ की। तो असल में ये जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, पूरा स्टैटिस्टिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, या मान लो आपका एक बिजनेस है। आप चाहते हो ये जानना कि मैं पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं कैसे ग्रोथ करूँ। तो एक डेटा साइंटिस्ट आपसे कहेगा कि आप अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड मुझे दे दो, मैं उसके बिहाफ पे आपको बता सकता हूँ कि आप आगे क्या करो कि आप आगे बढ़ोगे। तो वो डाटा साइंटिस्ट असल में करेगा क्या, उस डेटा को लेगा, उस डेटा को लेने के बाद में कंपनी के पिछले 5 साल के ग्रोथ रेशियो बनाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। और याद हो मैंने आपको बात किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको लाइब्रेरी मिलती है मैटप्लॉटलिब, इन्हीं का यूज किया जाता है। और ये जो मशीन लर्निंग है, ये असल में क्या है, इसके अंदर हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जिसमें कि हम अपने एक्चुअल डेटा को रख के ये चेक करते हैं कि ठीक है, हमारा ये जो पास्ट का डेटा है, इस पास्ट के डेटा के बिहाफ पे क्या बेस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप को 1 साल बाद कहाँ पाएंगे। ये जो इसने रिजल्ट दिया, ठीक है, इसी रिजल्ट को अगर हम बात करें डीप मशीन लर्निंग, मतलब कि इससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, इससे थोड़ा और एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए हम बात करते हैं डीप मशीन लर्निंग की। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें यही जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, यही हमें थोड़ा और एडवांस लेवल में यूज करने होते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्किंग है, और इसी तरीके से फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि इनके लिए हमें मेथड्स मिलते हैं अलग अलग, इनके लिए हमें लाइब्रेरीज का यूज करना आना चाहिए। हमने बात की पांडा की, साइपाई की, नमपाई की। नमपाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, नमपाई, जबकि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है नमपाई। इन्हीं सब का असल में यहाँ पर यूज होता है और इन्हीं की मदद से हम ये सारा काम करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने बात की कि पाइथन को सीखने के बाद में आपको कम से कम 2 महीने चाहिए हैं एक फ्रेमवर्क को सीख के उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए। वैसे ही डेटा साइंस जो है, इसमें आपको ये तो पता चल गया कि ठीक है, ये ML, DML, NN और AI, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अप्रॉक्सली अगर आप पाइथन के अंदर अच्छे हो चुके हैं, मतलब कि आपको अब सोचना नहीं पड़ता, आप तुरंत कोडिंग कर सकते हैं, तो उसके साथ में डेटा साइंस में जाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि डेटा साइंस जो है ये बहुत ही वास्ट है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि मैं खुद अभी क्या कहते हैं सेल्फ स्टडी, और मैंने 1-2 क्या कहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज परचेज़ किए हैं, जिनके थ्रू मैं पढ़ना चालू किया हूँ, करना चालू किया हूँ। तो मुझे खुद ये महसूस हो रहा है, जबकि मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंट के फील्ड में हूँ। पहले मैं PHP में था, फिर इसके बाद में मैं पाइथन में आया, पाइथन में करना चालू किया, फिर मैंने जेंगो किया, जेंगो सीखा। तो ये सारा कुछ करने के बाद में ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम टेकिंग है, हमको टाइम चाहिए है। तो जो लोग टोटली फ्री हैं और जो लोग इसमें 7-8 घंटे दिन का दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इन सब चीज़ों को 1 से 1.5 महीने में कवर तो कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि हम जैसे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खा लें तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि ये सारे के सारे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनको समझने के बाद में थोड़ी देर उनको करना, उन पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमने एक को समझा, उसको किया, फिर दूसरे पे गए और पहला भूल गए, फिर तीसरे पे गए, पहला दूसरा दोनों भूल गए, वो वाला सीन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो डेटा साइंस जो है इसके लिए एटलीस्ट 3 महीने कम से कम चाहिए ही चाहिए। और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है कि वो डेटा को यूज करके डेटा के बिहाफ पर वो अलग अलग सीन क्रिएट करता है, आपको बेस्ट यूज केस बताता है। वहीं पर जो डेटा एनालिस्ट है,
डेटा एनालिस्ट का काम है कि आपके डेटा को एनालाइज करके आपको ये बताना कि आप बिजनेस में और क्या क्या कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन डेटा साइंस का काम जो है ये सारे डेटा के साथ कम्युनिकेशन का काम है। लेकिन जो डेटा एनालिस्ट का काम है ये असल में डेटा साइंटिस्ट जो आपको रिजल्ट जनरेट के दे रहा है उसी के आगे डेटा एनालिस्ट का काम आता है। या फिर वो खुद से अपने लिए भी डेटा सेट जनरेट कर सकता है और उसके ऊपर से अलग अलग यूज केस प्रेडिक्शन बना सकता है। इसके लिए भी हमको उतना ही समय चाहिए जितना हमको डेटा साइंटिस्ट के लिए चाहिए है। लास्ट में प्रोफेशन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, विंडोज़ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, iOS के, या क्या कहते हैं हम सिस्टम लेवल पे जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं उन सभी को बनाने के लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। अब ये सभी नाम अलग हैं, इनके प्लेटफॉर्म अलग हैं, काम अलग हैं, तो लेकिन इनका रास्ता होकर जाता है पाइथन से। इसीलिए पाइथन सबसे पहले सीखना ज़रूरी है और उसके बाद में हम इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देख रहे हो और आपके दिमाग में कोई और भी इंटरेस्टिंग फील्ड है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या इन फील्ड से रिलेटेड अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न दिमाग में बना हुआ है तो उसको भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी बात रही इस फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क को थोड़ा सा आप गूगल पे भी सर्च कर लो, आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे और इसका आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी आप एकदम नए हो तो मैं आपको इसके कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहता हूँ। एक बार आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। और डेवलपमेंट की हमने बात कर ही ली है। तो फाइनली इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में पाइथन का पूरा कोर्स जो है, फुल पाइथन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, 2 अलग अलग कोर्सेस हैं और वो पूरा का पूरा सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप है, तो आप पाइथन को सीखने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करो, मैं उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना ना भूलो। ठीक है फिर। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने ज़ेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। ज़ेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।